कैसे आप लोग? सुबह आई होप आप लोग से बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रीसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो इसलिए भी खास हो जाता है कि अगस्त में जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए सभी कुछ आज हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। वैसे भी हम हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो सभी कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके को हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है, जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन कौन बनी है? आपको दिख रहा है प्रियंका चोपड़ा जोनास जो है। ये क्वेश्चन तो कभी नहीं भूल पाएंगे कि प्रियंका चोपड़ा जोनास इसकी चेयरपर्सन बनी है। और बाई चांस अगर भूल भी गए तो आपको याद रखना है कि प्रियंका चोपड़ा जोनास का मायके कहाँ है, घर कहाँ है इनका, मुंबई में है। और जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा जोनास बनी है। तो आपको क्या की पॉइंट लेके चलना है? आपको मुंबई की की पॉइंट लेके चलना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की चेयरपर्सन बनी है? तो आपका आंसर क्या है? 22nd। आपका आंसर क्या होगा? 22nd नंबर की चेयरपर्सन बनी है जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे कि स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन अध्यक्ष बने हैं? तो मनसुख मंडाविया जी जो है इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इससे पहले कौन चेयरपर्सन थे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के, तो इससे पहले हर्षवर्धन जी थे जो कि अध्यक्ष है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के। और इससे एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं हम लोग, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बन सकता है। इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक किसी भी हाल में टीवी खत्म होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का टारगेट है कि 2030 तक टीवी पूरे तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। और अभी आपसे पूछा जाए कि अभी एट प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया जी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया जी। अगर बाई चांस भूल जाते हैं कि चेयरपर्सन कौन है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के, तो इनके नाम में ही निमोनिक छुपा है कि भाई साहब बीमारी खत्म तो हमारा मन सुखी हो जाता है। जैसे ही बीमारी खत्म हुई, हाँ चलो ये टीवी नाम की बीमारी से पीछा छूट गया, तो हमारा मन सुखी हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बैंकिंग से रिलेटेड है। HSBC बैंक के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, कौन बने हैं भाई साहब? हितेंद्र देव जी जो है इसके सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। HSBC का फुल फॉर्म क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। क्या है? हांगकांग, क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं? हितेंद्र देव नियुक्त किए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका अप्रूव्ड, इसको मंजूरी किसने दी, तो इसको मंजूरी किसने दी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी। कोई भी बैंक के अगर सीईओ या फिर एमडी बनते हैं तो जब तक आरबीआई के द्वारा उसका अप्रूवमेंट ना हो, आरबीआई के द्वारा उसका मंजूरी ना मिले, तब तक वो सीईओ और एमडी नहीं कहलाएंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कितने साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है? 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसका? HSBC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1853 में इसका स्थापना हुआ था। आपको 18th सेंचुरी से याद रखना है, तो आपको 18th सेंचुरी से याद रखेंगे तो 1853 याद हो जाएगा, है ना। और 5 + 3 कितना होता है? 8। 18th सेंचुरी याद रखना है, 5 + 3 8 हो जाता है। तो आसानी से आप याद कर सकते हो कि 1853 में इसका फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं कि HSBC का सी कौन बने हैं? हितेंद्र देव बने हैं। HH से हांगकांग और हितेंद्र आपको याद रहेगा। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट तो बैंक ही करता है, लेकिन अप्रूव कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका अप्रूवमेंट करती है, ठीक है। कितने साल के लिए बने हैं? 3 साल के लिए बने हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना दिवस कब हुआ था? 1853 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है कि आईसीआईसीआई के एमडी कौन बने हैं? आईसीआईसीआई के एमडी बने हैं संदीप बख्शी जी बने हैं। ये पहले भी एमडी थे, इनका फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है, फिर से इनका नियुक्ति हुआ है, ठीक है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, कितने साल के लिए इनका नियुक्ति हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए। कितने साल तक ये एमडी बने रहेंगे? 2 साल तक एमडी बने रहेंगे। इसका टैगलाइन, बैंक का टैगलाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको अभी आपको ध्यान देना है। इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। आईसीआईसीआई का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। दूसरा क्वेश्चन बना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नर से रिलेटेड है तो भाई सब इंपॉर्टेंट तो होगा। मणिपुर के नए राज्यपाल का नियुक्ति हुआ है, कौन है वो? तो आपको दिख रहा है ला गणेशन। क्या है? ला गणेशन जो है इसके नए गवर्नर बने हैं। आपको इमेज में दिख रहा है। जो चीजें हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं वो चीजें हमें हमेशा याद रहती है, हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आप लोग को इमेज में भी ध्यान देना है। और कौन इसके गवर्नर बने हैं? ला गणेशन। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले कौन थे नहीं, कौन थी? नजमा हेपतुल्ला जो थी इसकी गवर्नर थी। ठीक है। अब क्यों इनको हटा दिया गया? नहीं, इनको हटा नहीं दिया गया, इनका रिटायरमेंट हो चुका है, ये रिटायर्ड हो चुकी है। तो रिटायर्ड होने के बाद जो वैकेंट प्लेस था वो कार्यभार कौन संभाल रहा था? आपको यही ध्यान रखना है कि जितना टाइम, जितना बीच वो टाइम जो था जहाँ पे कोई भी नहीं आया था, तो उसके बीच में सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम के गवर्नर कौन है? सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी है। वो एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे पंजाब का। लेकिन अब इसका अपॉइंटमेंट हो चुका है, कौन है? ला गणेशन है। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, ग्रुप डी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है एन बीरेन सिंह जो है इसके क्या है? चीफ मिनिस्टर है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी गवर्नर अगर अपॉइंट होता है तो वो कितने साल के लिए वो गवर्नर बना रहता है, उसका टेन्योर क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? 5 साल के लिए। क्या आंसर होगा? 5 साल के लिए। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होता है, किसका? गवर्नर का होता है। ठीक है। तो ला गणेशन 5 साल के लिए बने रहेंगे मणिपुर के गवर्नर। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि ला गणेशन कितने नंबर के गवर्नर बने हैं मणिपुर के? तो आपका आंसर क्या होगा? 17th। ये 17th नंबर के गवर्नर बने हैं मणिपुर के। ये सब सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान देनी है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। देखिए क्या पूछा गया। एमवे, आपको पता है एमवे का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। ठीक है। उसका क्रीम है, उसका बहुत सारा कुछ आता है। तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट की गई है? मीराबाई चानू। अब इनको कौन नहीं जानता है? ये आपको पता है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये वेट लिफ्टर है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ये पार्टिसिपेट की थी, वुमेन्स 49 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट की थी। इनके द्वारा बहुत सारे ये मेडल जीती है, बहुत सारा इनको अवार्ड भी मिला है। क्या क्या अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखना है, पद्मश्री अवार्ड से ये सम्मानित की गई है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी ये सम्मानित की गई है। और जब 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ये जीती थी तो उस टाइम एक मेडल मिला था उनको, उसका नाम क्या है? वेट लिफ्टिंग एट द 2020 समर ओलंपिक्स। उनको ये मेडल से भी नवाजा गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मीराबाई चानू से भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये इसका पेशा क्या है, ये वेट लिफ्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। सिल्वर मेडल जीती थी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बार्क इंडिया के सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नकुल चोपड़ा जी। ये आपको दिख रहे हैं, ये टकले भाई साहब जो है, ये इनका नाम क्या है? नकुल चोपड़ा। नकुल चोपड़ा जी जो है इसके क्या बने हैं? सीईओ बने हैं। अब बार का काम क्या है? अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि बार का काम क्या है तो चीजें अपने आप आसान हो जाती है। बार का काम ये है कि भाई साहब 210 मिलियन लोग टीवी देखते हैं, टीवी प्रेमी है। तो टीवी में भाई साहब हर शो आपका टाइम पे आना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, उसकी टाइम एक्यूरेट होनी चाहिए। कोई भी सीरियल, अब लड़कियां तो सीरियल देखती है कि सपोज साथ निभाना साथिया सीरियल है, आपको पता होगा, वो मंडे टू सैटरडे आता है। तो मंडे टू सैटरडे अगर 7 बजे टाइमिंग दिया गया है तो वो 7 ही बजे आना चाहिए, थोड़ा सा भी डिले नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंडे को गायब हो गया या फिर सैटरडे को गायब हो गया। तो इसका देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो वही काम करता है बार्क। इसका फुल फॉर्म क्या है?
इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, आपको पता होना चाहिए। इसके चेयरमैन कौन है, अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, पुनीत गोइका। क्या नाम है, पुनीत गोइका इसके चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। आपसे पूछा जाए कि इससे पहले कौन सीईओ थे, तो सुनील लुल्ला जी जो थे इसके पहले कौन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। और अभी कौन बने, नकुल चोपड़ा। इससे पहले सुनील लुल्ला, कौन था, सुनील लुल्ला, सिर्फ लुल्ला याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। और अभी कौन है, चोपड़ा जी। ठीक है, तो ये सब बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैशिफाई। कैशिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, फर्स्ट यहाँ पे लग गया तो इंपॉर्टेंट है। कैशिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव, जिन्होंने आईएएस का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया है। शादी में जरूर आना मूवी के बाद से जो भी, जिनको भी प्यार में धोखा मिलता है वो सोचते हैं कि भाई सब चलो आईएएस बन जाए, लेकिन अच्छा ही है। तो इनके द्वारा बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। सो यही बने हैं कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर, राजकुमार राव। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये भी ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। होमलेन, आपको पता है होमलेन क्या है। होमलेन भाई साहब है कि जो बहुत ही बिजिएस्ट पर्सन है, जो जिनको टाइम नहीं मिलता है, उन्होंने नया घर खरीदा है। नया घर खरीदा है तो घर खरीदने से थोड़ी हो जाता है, इंटीरियर डिजाइन भी होता है। तो इंटीरियर डिजाइन का पूरा कार्यभार आप होम लेन पे डाल सकते हैं। यही इनका काम है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंगलोर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंगलोर में है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फॉर नॉलेज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और एट प्रेजेंट इसके अंदर 500 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं होमलैंड के अंदर। बहुत ही अच्छा इंटीरियर डिजाइन वगैरह बहुत ही अच्छा करती है। तो अगर आप भी नए घर लिए हुए होप सो, और भगवान करे कि नौकरी के बाद लगे, तो होमलैंड से जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एम एस धोनी। ठीक है, इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एम एस धोनी जी है। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी, आपसे अगर पूछा जाए कि हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, या ये फिर पूछा जाए कि हु इज द यूनियन होम सेक्रेटरी, तो आपका आंसर क्या होगा, राजीव गौबा जी। आप ये इमेज देख रहे हो, कौन है, राजीव गौबा जी है। अब आपको ये पता होगा, अगर आप लोग ऐसे रट तो लेते हैं कि हाँ भाई कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, राजीव गौबा जी है, या फिर यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है, राजीव गौबा जी है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि ये चीज होता क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो है वही बनते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, ये बताएंगे। इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, तो एक कमिटी है जो कि इसका अपॉइंटमेंट करती है। उस कमिटी का नाम है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। उस कमिटी का क्या नाम है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट इस कमिटी का नाम है। अब इसको हेड कौन करते हैं, आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर इसको हेड कौन करते हैं, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी है, जैसे कि अभी कौन है, मोदी जी जो है, तो इसका हेड कौन है, अभी मोदी जी है। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि ये कितने साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, कितने साल के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 साल के लिए। अब ये कितने साल के लिए राजीव गौबा जी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने रहेंगे, 4 साल के लिए। इनकी सैलरी, सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा इनका सैलरी में, तो पर मंथ इनको 2.5 लाख, कैन यू इमेजिन, 2.5 लाख इनको मिलता है पर मंथ, इनको सैलरी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोकायुक्त, मुंबई की लोकायुक्त कौन है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि आने के चांसेस 100% है। मुंबई के लोकायुक्त है रिटायर्ड जस्टिस वीएम कांदे। कौन है, वीएम कांदे। अब ये कांदा प्याज वाला कांदा नहीं है, वैसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, ये कुछ बुरा भी निमोनिक्स नहीं है। तो वीएम कांदे जी जो है वो लोकायुक्त बने हैं मुंबई के, आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये मेरे को बता दीजिए आप कि लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है, इसका नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्य के राज्यपाल जो है वही लोकायुक्त चुनते हैं। और ये कौन से बिल के अंदर आता है, तो लोकपाल बिल, अगर आपको याद होगा तो आप मेरे को बताएंगे कि कौन से बिल के अंदर आता है। तो ये आर्टिकल आर्टिकल 252 के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या आर्टिकल 252 के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। आखिरी क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपसे कि न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, भाई साहब नए सीजीए अपॉइंट किए गए हैं, क्या है उनका नाम, दीपक दास। दीपक दास जी जो आपको ये दिख रहे हैं, ये न्यू सीजीए है।
सो आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बना तो डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा। न्यू सीजे कौन है? दीपक दास जी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है इसका फुल फॉर्म। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल के तहत पूछ आता है? तो ये 150 आर्टिकल के तहत आता है। ये कितने नंबर के ऑफिसर बने हैं जो सीजे बने हैं? ये 25th ऑफिसर है, ये 25th नंबर के ऑफिसर है, 25वां ऑफिसर है जो कि सीजे बने हैं। सो आपको ध्यान देना है। इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन थी? एक्चुअली इससे पहले थी सोमा रॉय बर्मन। कौन थी? सोमा रॉय बर्मन थी, इससे पहले सीजे थी। ये रिटायर हो चुकी है। तो इनके बाद दीपक दास जी जो बने हैं वो न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है नवल स्टाफ से रिलेटेड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है उनके लिए। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, नवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? एसएन घोरमड़े। क्या? एसएन घोरमड़े है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि वाइस एडमायरल इससे पहले कौन थे? जी अशोक कुमार जी थे, तो इनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो इनके बाद कौन बने? आपका एसएन घोरमड़े। तो नवल स्टाफ के आपको ये इमेज भी दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट एंड जेंटलमैन। तो ये कौन जेंटलमैन है? एसएन घोरमड़े, जो कि वाइस चीफ है नवल स्टाफ का। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है क्या। डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक कौन बनी है? धृति बनर्जी। कौन है? धृति बैनर्जी है। तो बैनर्जी से आप याद रख सकते हैं। और आपको ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 100 साल के बाद, पहली महिला डायरेक्टर बनी है। 100 साल के बाद, कैन यू इमेजिन, पहली महिला डायरेक्टर बनी है जो कि डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी। क्या नाम है? डॉक्टर धृति बनर्जी। अब आखिरी क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछा जाए कि चेयरमैन ऑफ एनपीपीए, एनपीपीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? एनपीपीए होता क्या है? इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अब भाई साहब, कोई भी मार्केट में आपको ड्रग मिल रही है, सपोज पैरासिटामोल भी है, तो उसका प्राइस कितना होगा कौन डिसाइड करेगा? एनपीपीए डिसाइड करेगी। वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, किसी को ओवरडोज दे दिया जाए तो कुछ खराबी हो रहा है कि नहीं, मतलब दवाई का पूरा देखभाल कौन करता है? एनपीपीए ही करता है। और उसका अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश कुमार पंत। इसके अध्यक्ष कौन बने? कमलेश कुमार पंत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अगस्त से रिलेटेड पूछे गए थे। अगस्त में जो भी जिसका भी न्यू अपॉइंटमेंट हुआ और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ हमने डिस्कस किए। एंड प्लीज, जो लोग चैनल में पहले ही बनाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब नाउ, अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग को लग रहा है कि हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर भी कर देंगे। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड हाँ, डेफिनेटली आपको जल्दी लाइव क्लास मिलेगी। अभी नहीं मिल रही है क्योंकि कुछ रीजन है उसकी वजह से, लेकिन डेफिनेटली वी विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम। सो बी स्टे विथ मी, हमेशा मेरे साथ बने रहिए और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। चलिए बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे।